हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल टेक्नो। यहाँ मैं सभी बच्चों को बता दूं कि आप लोगों का NPCIL तारापुर का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने NPCIL के लगातार करवाती आ रही हूँ आप लोगों को, जिसमें जो एक क्वेश्चन पेपर था 2022 का वो मैंने आप लोगों को नहीं करवाया था। मैंने बच्चों को बोला भी था, जितने भी स्टूडेंट हैं, कि जिनके पास भी अगर 2022 का PDF हो तो वो मुझे सेंड कर दें ताकि मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करवा सकूँ। लेकिन किसी ने भी मुझे भेजा नहीं, और जिन बच्चों ने भेजा भी था तो थोड़ा बहुत उसमें लोबो वो था, तो जिस कारण से मैं यहाँ पे वो PDF नहीं लगा पाई हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा है PDF, तो उसके हिसाब से मैंने उसमें एडिट करके क्वेश्चन निकाले हुए हैं। ये 2022 के NPCIL के क्वेश्चन हैं। तो आज हम 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के पास भी होगा, तो आप लोग क्वेश्चन एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा कि वही क्वेश्चन है कि नहीं है। बाकी 100% वही क्वेश्चन है आप लोगों के, है ना। तो मैंने क्या किया है, एक एक क्वेश्चन एडिट करके मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ। 2022 का ही बस हमारा NPCIL का बाकी था, बाकी सब मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी थे NPCIL के सब मैंने करवा चुकी हूँ। यहाँ तक कि जो डिग्री वाले थे वो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन करवा रखे हैं। आप लोग प्रीवियस क्लास देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, इस पर्पज़ से नहीं कि भाई आप लोगों के, इस पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत काफ़ी नज़दीक है। इसरो के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और थोड़े टफ़ क्वेश्चन होते हैं इसरो के। थोड़े नहीं, मतलब काफ़ी टफ़ होते हैं कि अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, अच्छे से आपने डीपली नहीं पढ़ा है, तो आप इसरो का पेपर नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन NPCIL के एग्ज़ाम में क्या होता है कि उसके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए हैं या आप लोगों ने खुद करके देखा होगा, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। तो एक खुशखबरी तो ये है कि जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है उनका NPCIL का पेपर 100% निकलेगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि इसमें उतने ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत करी होगी तो आप लोगों का 100% पेपर निकलेगा NPCIL का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने एडिट करके लगाया हुआ है तो एक बार मैं रीड कर दूंगी, बाकी आप लोग मैच कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो थोड़ा मैच कर लेना आप लोग। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला, और हाँ क्वेश्चन पूरे इंग्लिश में थे, हिंदी में थे नहीं, इस कारण से इंग्लिश में ही है, बाकी मैं हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करके आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपका वो पूछा है, वाई कंट्रोल पैनल आर प्रोवाइडेड विथ कंट्रोल ट्रांसफार्मर। कंट्रोल पैनल्स में कंट्रोल ट्रांसफार्मर क्यों लगाए जाते हैं, वो यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई कंट्रोल पैनल आर प्रोवाइडेड विथ कंट्रोल ट्रांसफार्मर। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर का वहाँ पे हम यूज़ किस लिए किया जाता है वो यहाँ पे पूछ रहा है। देखो जब भी हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल की, तो वहाँ पे आपकी एक पावर सर्किट होती है। पावर सर्किट में वहाँ पे एक कंट्रोल डिवाइस होती है, कंट्रोल सर्किट भी होती है। तो वो कंट्रोल सर्किट जो होती है, या फिर उसको हम बोल सकते हैं जो ऑक्सिलरी सर्किट होती है ना, जो एक सहायक सर्किट होती है उसकी, तो उसको ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कंट्रोल ट्रांसफार्मर वहाँ पे हम लगाते हैं पैनल पे। तो इस कारण से हम क्यों लगाते हैं भाई, यहाँ पे वही पूछा था कि क्यों प्रोवाइड करते हैं हम कंट्रोल ट्रांसफार्मर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट जो होती है, सहायक जो आपकी सर्किट होती हैं, जो सहायक परिपथ होते हैं, उनको क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है आपका। अब यहाँ पे बोला है सेकंड क्वेश्चन में कि विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर आप लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि जिससे हम स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं, है ना। तो यहीं पे वो यहाँ पे ये पूछा है, विच टाइप ऑफ कंट्रोल डिवाइस, इनमें से किस टाइप की कंट्रोल डिवाइस हम यूज़ करते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट में। तो यहाँ पे जो सिंपल सा आंसर होगा वो आपका होगा ट्राइक, ठीक है। ट्राइक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब भी आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ी होगी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ट्राइक का। देखो ट्राइक एक ऐसी युक्ति होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है ट्राइक आपकी, ये 3 सिरों वाली होती है, मतलब इसमें 3 टर्मिनल होते हैं आप लोगों के, एक MT1 MT2 और एक आपका क्या होता है, गेट होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम रहता है, आप लोगों ने देखा होगा
ट्राइक में, और यहाँ से क्या बनता है हमारा गेट। यहाँ MT1 टर्मिनल 1, यहाँ MT2 टर्मिनल 2, ये इस तरीके का ये क्या होता है, ट्राइक होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक प्रकार से ट्राइक की डिवाइस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम बोल सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर के लिए, तो हम किसका यूज़ करेंगे भाई, ट्राइक का यूज़ करेंगे, जो ट्रिगर किए जाने पर दोनों दिशाओं में ये करंट फ्लो करता है। ये भी याद रखना कि भाई इसमें 3 टर्मिनल होते हैं और दोनों दिशाएं, मतलब दोनों तरफ में, दोनों डायरेक्शन में इसमें क्या होता है, करंट ऑपरेट होता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट को ये फ्लो होने देता है दोनों दिशाओं में। पढ़ा होगा है ना ट्राइक के बारे में। तो इसका सिंपल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ट्राइक, जिसको हम यूजुअली यूज़ करते हैं कंट्रोल फैन रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट के रूप में। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोला है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है, हम बात कर रहे हैं अगर सेमीकंडक्टर की, तो इसमें कुछ कोडिंग्स होती हैं। जनरली वो किस में होती हैं, A, B, C और D इसमें होती है। अगर आपको जब भी A बोल दे, तो A अगर हम बात करते हैं तो वो आता है जर्मेनियम, B अगर बोले तो वो क्या आता है आपका सिलिकॉन, अगर वहीं पे आपका C बोलता है वो, तो वो होता है गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड आपका क्या होता है, C होता है। वही अगर D बोल दिया तो वो क्या होता है, गैलियम फास्फेट। ठीक है, गैलियम फास्फेट। तो ये जो आपके पहले लेटर होते हैं वो क्या फाइंड करते हैं, नाम बताते हैं कि आपका सेमीकंडक्टर जो है उसका नाम क्या है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, या गैलियम फास्फेट है, गैलियम आर्सेनाइड है। वो पहले अक्षर हमको ये बताते हैं। दूसरा अक्षर ये क्या है, फर्स्ट लेटर। ये क्या है, फर्स्ट लेटर आपके जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं भाई, नेम बताते हैं। ओके, अब बात हम करते हैं कि दूसरे लेटर के बारे में। तो जो सेकंड लेटर होता है वो इसका क्या बताता है, एप्लीकेशन बताते हैं सेकंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है सिलिकॉन। सिलिकॉन यहाँ पे दे रखा है, सिलिकॉन से हमें पता है कि भाई किस में आएगा, बी में आएगा। तो कहीं पे तो बी दिया नहीं है, यहाँ पे बस दिया है BY126। इससे हमें ईजिली आंसर पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा, BY126 आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब दिया है क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मेगा रीडिंग इन डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, पूर्णतः भार हम बोल सकते हैं इसको। डेड शॉर्ट वायरिंग आपका इंस्टॉलेशन है, तो उसमें मेगर आपकी क्या रीडिंग दिखाएगा वो ये पूछ रहा है। यानी कि देखो डेड शॉर्ट की एक मिनट, हाँ क्या बोल रहा है, डेड शॉर्ट। आपको इतना तो मालूम होगा कि जब भी हम शॉर्ट की बात करते हैं, अगर आपका भाई जो सर्किट है आपका अगर शॉर्ट में है तो वहाँ पे कितना रीडिंग दिखाएगा भाई, वो 0 रीडिंग दिखाएगा। अगर ओपन है तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, अनंत यानी कि इनफाइनाइट दिखाएगा। ये तो सभी को मालूम है। तो यहाँ पे भी वही बोला है, व्हाट इज द मेगा रीडिंग। मेगा जो रहेगा वो क्या मेजर करेगा, क्या रीडिंग करेगा इन डेड शॉर्ट वायरिंग। वायरिंग कैसी बता रहा है, वो डेड शॉर्ट हो गई है, पूर्णतः तरीके से क्या हो गई है, शॉर्ट हो गई है। तो इससे हमें आंसर क्या पता चल जाएगा कि भाई 0 आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आंसर हो जाएगा। वही अगर यहाँ पे ओपन बोल देता तो ओपन में हम क्या कर सकते थे, इनफाइनाइट कर सकते थे। एक बार आप लोग आंसर भी चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NPCIL के जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों की इजी है। अगर आपने थ्योरी थोड़ी बहुत भी अच्छे से पढ़ी हुई होगी तो आप लोगों को आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत ही कम पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल कम भी पूछे जाते हैं, और जो न्यूमेरिकल आपसे पूछते हैं वो बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट टर्न विथ स्लो स्पीड। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट होगा सिंगल फेज पंप मोटर में। पंप मोटर है आपके घरों में, जो पंप मोटर होती है सिंगल फेज की है, उसमें क्या डिफेक्ट होगा अगर वो स्लो स्पीड से घूम रही है। मतलब हमारी मोटर जो है उसकी गति क्या हो गई है, स्लो हो गई है। तो भाई इसका कारण क्या हो सकता है, सबसे पहले बोला शॉर्ट एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। अगर शॉर्ट होती तो वो चलती ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ये क्या हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया आपका।
ओपन स्टार्टिंग वाइंडिंग ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन होती तो भी उसमें क्या होता, वो नहीं चलती। शॉर्ट रनिंग वाइंडिंग ये भी नहीं। तो यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव कैपेसिटर। उसका जो संधारित्र है, उसका जो कैपेसिटर है वो कैसा है, दोष युक्त है, तभी आपका वो क्या हो रहा है, स्लो स्पीड में चल रहा है। जैसे आपके घरों के फ़ैन वगैरह होते हैं, कभी वो धीमी गति से चलने लगते हैं तो हमारे घर में बोला जाता है कि भाई कंडेंसर चेंज कर दो, है ना। तो ऐसा ही इसमें है कि उसका जो कंडेंसर होगा, उसका जो कैपेसिटर होगा वो कैसा होगा, डिफेक्टिव होगा, दोष युक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है कि विच टाइप ऑफ एसी ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड। अब देखो एसी ट्रांसमिशन बोल रहा है कि एसी का कौन सा संचरण है जिसे सार्वजनिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। एसी का ऐसा कौन सा संचरण है जिसे सार्वजनिक रूप से हम क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी की, क्या करते हैं, प्राइमरी, तो चाहे आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन हो, चाहे प्राइमरी ट्रांसमिशन हो, चाहे प्राइमरी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, प्राइमरी चाहे ट्रांसमिशन हो, प्राइमरी चाहे डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमेशा ये किस में होता है भाई, ये यूनिवर्सल अडॉप्टेड क्या होता है, यूनिवर्स मतलब अडॉप्ट क्या कर सकता है इसमें, 3 फेज 3 वायर को, ठीक है। क्या किससे सार्वजनिक रूप से किसे अपनाया जाता है, 3 फेज 3 वायर को ही अपनाया जाता है, 3 फेज 3 वायर, ठीक है। अब वही अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकेंडरी के बारे में, सेकेंडरी देखो ये भी बता देती हूँ कि सेकेंडरी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में भी आपका 3 फेज 3 वायर आएगा। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो जाता है, वहाँ पे 3 फेज 4 वायर आपका आ जाता है। बाकी सभी में आपका 3 फेज 3 वायर आता है, इसलिए हम बोल सकते हैं भाई कि ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली अडॉप्टेड, 3 फेज 3 वायर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे वो प्राइमरी ट्रांसमिशन हो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेकेंडरी आपका ट्रांसमिशन हो, लेकिन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आपका 3 फेज 4 वायर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, इसका कहने का मतलब यही है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भाई रजिस्टिविटी की हमेशा बात करें तो रजिस्टिविटी का क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। अगर वहाँ पे रजिस्टेंस बोलता तो आपका कंडक्टेंस वहाँ पे आ सकता था। तो ये इजी क्वेश्चन था, ये बन जाएगा आप लोगों से। यहाँ पे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के, मैंने 2019 का भी आप लोगों को पेपर सॉल्व कराया था तो वो भी काफ़ी इजी था, ये भी काफ़ी हद तक इजी ही है आप लोगों का। What is the total capacitance when 3 capacitors C1, C2, C3 are connected in parallel? अब यहाँ पे बोला है कि C1, C2, C3 किस में कनेक्ट है भाई, पैरेलल में कनेक्ट है। किस में कनेक्ट है आपके, किस में कनेक्ट है ये, पैरेलल में, C1, C2, C3। तो जब भी पैरेलल में कनेक्ट है तो पैरेलल में हमें पता है कि भाई क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट है तो CT इक्वल्स टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। और वही अगर वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो सीरीज़ में क्या हो जाता है आपका, जस्ट उल्टा हो जाता है, C2 प्लस 1 अपॉन में C3। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, यानी कि B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सीरीज बोलता तो आपका D आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आ रहा है समझ में? तो देखिए इजी क्वेश्चन है आप लोगों के, बस थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। बेसिक आपका क्लियर है तो आपका NPCIL का पेपर भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर। कौन सा फ्यूज वायर बोला है, कॉपर फ्यूज वायर में टिन की कोटिंग करने का क्या पर्पस होता है, किस पर्पस से हम वहाँ पे टिन की कोटिंग करते हैं, वो यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है। अब देखो आप लोगों ने बहुत सारी प्रोसेस वगैरह पढ़ी होगी, जैसे आप लोगों ने गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पढ़ी होगी आप लोगों ने, है ना। एमलगेशन होता है एक प्रोसेस, वो आप लोगों ने पढ़ोगा। एमलगामेशन ऐसी कुछ रहता है, अब उतना मुझे समझ में क्लियर मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है।
अब तीसरा आपका क्या होता है, एक आपका तीसरा होता है एक टिन की कोटिंग होती है, एक आप लोगों का गैल्वेनाइजेशन होता है। तो देखो यहाँ पे मैं सीधा सीधा आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ कि जब भी हम लोहे पर अगर कोटिंग करते हैं जस्ते की, किस पर, लोहे पे अगर जस्ते की कोटिंग करते, देखो यहाँ पे लिखवा देती हूँ, अगर हम आयरन पे करते हैं किसकी कोटिंग, जस्ते की अगर हम परत चढ़ाते हैं, ठीक है, तब यहाँ पे ये क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपकी, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहलाती है। पहली तो ये हो गई। दूसरी जो होती है एमल्गेशन होती है। तो ये जो एमल्गेशन होती है आप लोगों की, तो ये किस में होती है, इसमें किसकी परत चढ़ाते हैं, पारे की परत इसमें चढ़ाई जाती है, ठीक है। और तीसरी जो होती है आप लोगों की, वो आपकी होती है टिनिंग प्रोसेस। क्या होती है, टिनिंग प्रोसेस होती है। इसमें किसकी चढ़ाई जाती है, तो इसमें चढ़ाई जाती है भाई टिन की परत, ठीक है। पूरा बता रही हूँ यहाँ पे। तो जब हम बता रहे हैं कि भाई जस्ते की चढ़ाते हैं तो गैल्वेनाइजेशन, पारे की चढ़ाते हैं तो एमल्गेशन, और उसके बाद टिन की परत चढ़ाते हैं तो वो टिनिंग कहलाती। तो यहाँ पे लेकिन ये नहीं पूछा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि परत हम क्यों चढ़ाते हैं। तो भाई याद रखना कि चाहे आपका जस्ता हो, चाहे आपका पारा हो, चाहे आपका टिन हो, ये तीनों ही कैसे होते हैं, ये तीनों ही जंगरोधी होते हैं, जंगरोधी पदार्थ होते हैं तीनों ही। मतलब ये क्या करते हैं कि धातु पर ऑक्सीडेशन नहीं होने देते हैं, धातु का ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, मतलब धातु पर जंग चढ़ने से रोकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, मतलब कॉपर वायर का ऑक्सीडेशन होने से वो प्रिवेंट करता है, रोकता है। अब चाहे आप लोग यहाँ पे कॉपर फ्यूज वायर दिया हुआ था, यहाँ पे टिन की कोटिंग दी हुई थी, अगर यहाँ पे टिन की कोटिंग की जगह जिंक की दे देता या फिर आप लोगों की पारे की दे देता, तो भी आप लोगों का आंसर यहाँ पे यही होना चाहिए था। आगे आप क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों का दिया गया है, जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। क्वेश्चन थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे। देखो, which among the following statement is true with regard to electric field line। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो आप लोगों ने 10th क्लास वगैरह में आप लोगों ने चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में तो पढ़ा होगा। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं और जो इलेक्ट्रिकली बल रेखाएं होती हैं, वो दोनों की ही विशेषता काफ़ी हद तक सेम होती है। तो जब भी हमने, जैसे आप लोगों ने 10th वगैरह में चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, एक मैग्नेट दे देते हैं आप लोगों को और आप लोगों को बोलते हैं प्रैक्टिकल करो, चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ते हैं। उसमें वाइबा में जब भी आप लोगों ने कभी तैयारी किया होगा तो एक क्वेश्चन तो रट के ही बैठे होगे कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर कभी नहीं करती हैं ना। तो यहाँ पे याद रखना कि वही सेम यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टेटमेंट कौन सा ट्रू होगा, कौन सा सत्य होगा। तो भाई हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, और चाहे इसमें चुंबकीय आती है आप लोगों की तो भी आप लोग यही आंसर करते, ठीक है। तो दोनों में आप लोगों का यहाँ पे क्या होगा, सेम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर 1 ohm एंड बिलो 1 ohm रेजिस्टेंस वैल्यू एक्यूरेटली। अब देखो ऐसा कौन सा यहाँ पे बोला है मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो 1 ohm या 1 ohm से भी कम नाप सकता है। अब देखो हमें पता है कि भाई अगर हम मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर जो होता है ये हमारा कम से कम वैल्यू नापता है, लेकिन उतनी भी कम नहीं नाप सकता। दूसरी बात, सीरीज़ टाइप जो होते हैं, तो ये जो सीरीज़ टाइप होते हैं ये आप लोगों के क्या नापते हैं भाई, उच्च और मध्यम टाइप के प्रतिरोध नापने के काम आते हैं। मेगा ओम मीटर जो होता है ये उच्च प्रतिरोध नापने के काम आते हैं। तो
तो आंसर आपका अब यहाँ पे कुल मिला के क्या हो जाएगा, शंट टाइप ओम मीटर जो रहेगा वो 1 ओम से भी कम का प्रतिरोध नाप सकता है। वैसे अगर इसमें शंट टाइप में दिया है वो तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा केल्विन ब्रिज दिया होता तो वो ज़्यादा करेक्ट होता, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि भाई अगर केल्विन ब्रिज की बात करें यहाँ पे, तो केल्विन ब्रिज जो रहता है वो आप लोगों का सटीक होता है ना, सही होता है ज़्यादा करके। केल्विन ब्रिज से जो मेज़र करते हैं हम, वो छोटे से छोटा प्रतिरोध हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ये दिया नहीं है, इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाएगा, शंट टाइप मीटर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, शंट टाइप ओम मीटर। हाउ मैनी कोलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ करंट कैरिंग अ कंडक्टर ऑफ 10 एम्पियर इन 1 मिनट। देखो यहाँ पे बोला है कितने कोलम जो आवेश होगा वो फ्लो होगा, किस में बोला है कि एक कंडक्टर है उसमें कितने कोलम आवेश फ्लो होगा अगर करंट 10 एम्पियर की दी हुई है और 1 मिनट दिया गया है। सभी को मालूम है कि जो Q होता है, अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो Q क्या होता है, I × T होता है, ठीक है, सीधी बात। Q = I यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 10 मिनट यहाँ पे बोल रखा है, तो भाई नहीं 1 मिनट यहाँ पे बोल रखा है, देखो मैं ऐसे ही गलती कर दी हूँ, तो 1 × यहाँ पे 60 सेकंड यहाँ पे आप लोगों कर लेना, तो आप लोगों का 600 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेश बराबर आपका क्या होता है, धारा × समय होता है, धारा का मान रख दिया, समय का मान रख दिया, आंसर आ गया कि भाई आपका आवेश कितना होना चाहिए, 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे बोला है द एसआई यूनिट आर बेस्ड ऑन डैश डिफाइंड क्वांटिटीज़। यूजुअली सभी स्टूडेंट जो होते हैं काफ़ी हद तक, यहाँ तक कि मैंने भी जब बीटेक किया था तो मैंने भी यही पढ़ा था कि 3 होते हैं, है ना। 3 हम कौन कौन सी, मतलब 3 के हिसाब से हम क्या क्या बोल सकते हैं कि भाई द्रव्यमान, लंबाई और समय, मास, लेंथ और टाइम, यही होता है। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि अगर एसआई यूनिट के बेस के आधार पर अगर देखा जाए तो वो कितनी होती है, टोटल 7 होती है, और 7 ही आंसर किया गया है, और इसकी आंसर की में भी 7 ही लिखा हुआ है। अब कैसे 7 होती है, तो सबसे पहले तो भाई आपका हो गया, पहला हो गया, यहाँ देखो, सबसे पहले आपका हो गया द्रव्यमान, दूसरा आ गया आपका लंबाई, तीसरा आ गया आप लोगों का समय। ये 3 तो हमें भी मालूम है, ठीक है। उसके बाद हम ले सकते हैं भाई करंट, उसके बाद हम ले सकते हैं तापमान, देन उसके बाद हम ले सकते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, प्रदीप्ति की तीव्रता भी होती है, प्रदीप्ति की तीव्रता। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस अकॉर्डिंग क्या होता है, 7 आपका सही आंसर आता है, ठीक है। बाकी आप लोग इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेना। देखो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर ये है 14, चलो यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा नहीं है। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। देखो हमें पता है कि अगर हम बात करते हैं ट्रांजिस्टर की, तो एक होता है आपका एमीटर, एक होता है आपका बेस, और एक होता है आपका कलेक्टर, यही होता है। अब यहाँ पे वो किसकी बात कर रहा है, बेस एमीटर जंक्शन की, बेस एमीटर जंक्शन, यानी कि बेस और एमीटर जंक्शन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, बेस और एमीटर जंक्शन। तो हमेशा याद रखना कि जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं भाई ट्रांजिस्टर में, तो ट्रांजिस्टर में जो पहला जंक्शन होता है, तो जो बेस एमीटर जंक्शन होता है, ये किस में रहेगा, आपका फॉरवर्ड में रहेगा। यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है भाई, यहाँ पे J1 का निर्माण हो रहा है, जंक्शन पहला यहाँ पे बन रहा है, तो जो पहला जंक्शन बन रहा है ये किस में होगा, फॉरवर्ड में होगा। ये किस में होगा भाई, फॉरवर्ड में होगा। ये तो इतना पता चल गया। अब जैसे ये फॉरवर्ड में होता है, तो फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन को कितना वोल्ट चाहिए भाई, 0.7 उसका बैरियर पोटेंशियल होता है। तो इस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि भाई 0.7 तो एक ही में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का क्या हो जाएगा, 0.6 वोल्ट टू 0.7। वही अगर आपका जर्मेनियम बोल दिया होता तो फिर आपका आंसर क्या आता, सी आता, 0.2 से 0.3 आता। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15, थेवेनिन्स वोल्टेज इज इक्वल टू, देखो थेवेनिन्स वोल्टेज
किसके इक्वल होता है वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। थेवेनिन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं या वोल्ट मीटर, आप लोगों ने वोल्ट मीटर के सीरीज़ में हम क्या करते हैं, प्रतिरोध वहाँ पे जोड़ देते हैं और लोड जो रहता है वो हटा दिया जाता है। मतलब देखो यहाँ पे मैं समझा देती हूँ कि आपका सपोज ये है आपका वोल्ट मीटर, इसके सीरीज़ में क्या लगा हुआ होता है भाई, आपका रजिस्टेंस लगा हुआ होता है। यही तो आपका थेवेनिन्स का क्या होता है, लॉ होता है ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो यहाँ पे वो यही पूछ रहा है कि भाई थेवेनिन्स वोल्टेज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज ही, ये जो ओपन दिखा रहा है ओपन सर्किट वोल्टेज ही हमारा क्या कहलाता है, एक प्रकार के थेवेनिन्स का वोल्टेज या इक्वल उसके होता है, थेवेनिन्स वोल्टेज ही कहलाता है जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है ना। डायग्राम से ही पता चल रहा है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओपन सर्किट वोल्टेज इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। तो ओपन सर्किट वोल्टेज ही हमारे लिए क्या होता है, एक प्रकार के थेवेनिन्स वोल्टेज होती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16। If 2 volt is applied to a 3 farad capacitor, calculate the charge stored in the capacitor। कितना चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर के अंदर, अगर वो कैपेसिटर की धारिता कितनी दी है, 3F दी है, और सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है, 2 वोल्ट का दिया है। ये भी मालूम है आप लोगों को Q इज़ टू क्या होता है, C इंटू V होता है। बस इसमें वैल्यू पुट करना है। C आपका दिया हुआ है कितना, 3, और V आपका दिया हुआ है 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 6 कूलम आपका B आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है NPCIL के क्वेश्चन, इसरो की तरह नहीं है। इसरो में बहुत ज़्यादा घुमाव दे दिया जाता है, वहाँ पे वैल्यू भी रखते हो तो भी वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। और देन उसके बाद कभी कभी तो ऐसा होता है कि वैल्यू रखने के बाद भी हमारा आंसर भी नहीं आ पाता है और कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन NPCIL में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। थोड़ा बहुत भी आप लोग पढ़ के जाते हो वहाँ पे तो आप लोग 100%, 80% तो अपना अच्छा करके आ सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 कॉइल, 2 कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया, 4 हेनरी, 4H दिया ना, 4 हेनरी। इफ़ करंट इन 1 कॉइल चेंज एट द रेट ऑफ, देखो पहली कॉइल में करंट चेंज हो रही है किस रेट से, 2 एम्पियर पर सेकंड की रेट से, देन EMF इंड्यूस इन अदर कॉइल, तो दूसरी कॉइल में क्या EMF इंड्यूस होगा वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। तो E इज़ टू क्या होता है, L इंटू DI/dt। ये पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है ना 100%। तो E इज़ टू यहाँ पे L कितना दिया हुआ है, 4 हमें दिया गया। DI/dt मतलब जो आपका चेंज हो रहा है ना। तो आपका यहाँ पे देखो चेंज एट द रेट ऑफ कितने से हो रहा है, 2 एम्पियर पर सेकंड से हो रहा है। तो 2 एम्पियर पर सेकंड से हो रहा है तो भाई यहाँ पे 2 लिख लो सीधा सीधा। तो E इज़ टू क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 वोल्ट यहाँ पे कहाँ दिया है, C में दिया है। तो C आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंज इन रेट आपका 2 एम्पियर दिया है, वही मैंने पुट किया है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे फिर से वही आ गया है क्वेश्चन नंबर ये है आपका 18। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो क्या कंसिस्ट करता है, वोल्टेज सोर्स इन पैरेलल विद द रजिस्टर, नहीं पैरेलल विद द रजिस्टर तो है ही नहीं। अब भी मैंने आप लोगों को सर्किट यहाँ पे बना के दिखाया था, है ना, कि सर्किट में क्या होता है भाई कि वोल्टेज सोर्स में जो रजिस्टेंस होता है वो सीरीज़ में होता है ना। तो करंट सोर्स इन पैरेलल विद द रजिस्टर, नहीं, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद द रजिस्टर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके सब क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। अभी डायग्राम में मैंने बताया था। तो आपका जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उससे सीरीज में कनेक्ट होता है आपका रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर ये है आप लोगों का अब 19। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो दोबारा से नहीं मतलब रिन्यू हो सकती है, ऐसी कौन सी एनर्जी है। तो हाइड्रो पावर तो हो सकती है भाई, सोलर भी हो सकती है, जियोथर्मल मतलब भूतापीय हो सकती है। बायोमास आपकी एनर्जी दोबारा से रीजनरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कचरा कूड़ा वगैरह जो भी होता है उससे हम बायोगैस का निर्माण करते हैं, तो वो दोबारा से हमारी रीजनरेट नहीं हो सकती है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है
कैलकुलेट द वोल्टेज एंड एम्पियर पर आवर इफ 4 सेल, 4 सेल दी है रेटेड 1.5 वोल्ट एंड 8 एम्पियर आवर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल में कनेक्ट है तो मैंने तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि पैरेलल में अगर कनेक्ट होती हैं तो वोल्टेज तो आपका सेम वही का वही ही रहेगा। तो यानी कि भाई आपकी कितनी सेल हैं, 4 सेल हैं, किस में कनेक्ट है, आपकी पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई वोल्टेज की, तो वोल्टेज तो 1.5 वोल्ट ही होगा, ये करेक्ट है, वोल्टेज तो 1.5 ही होगा। अब अगर हम देखा जाए सीधा सीधा तो 1.5 हमें डी में दिख रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं 1.5 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे देखो कितना दिया है, 8 एम्पियर आवर, 4 सेल का 8 दिया गया है तो कितना हो जाएगा, 32 एम्पियर आवर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा 32 भी निकल के आ गया। तो ये भी क्वेश्चन नंबर हमारा अभी, एन इलेक्ट्रिक फोर्स कॉल्ड डैश इज क्रिएट बाय सेपरेशन ऑफ चार्ज। जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड होता है, विद्युत वाहक बल। जब भी हम ईएमएफ बात करते हैं तो वो किससे रिलेटेड होता है, वोल्टेज से ही रिलेटेड होता है। तो इजीली इसका सीधा सीधा सिंपल सा आंसर हो जाएगा, एन इलेक्ट्रिक फोर्स कॉल्ड वोल्टेज इज क्रिएट बाय सेपरेशन ऑफ चार्ज, जो क्रिएट करता है बाय सेपरेशन ऑफ चार्ज। ओके, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 22। यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिफेक्ट इन एयर सर्किट ब्रेकर इफ ट्रिप इंटरमिटेंटली ऑन लोडिंग। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एयर सर्किट ब्रेकर है, वहाँ पे वो क्या हो रही है, बार बार ट्रिप हो रही है। ठीक है, बार बार क्या हो रही है, ट्रिप हो रही है। तो देखो बार बार यहाँ पे ट्रिप होने का मतलब क्या है भाई, कि आपका जो वहाँ पे रिले होगा, है ना, जो रिले होगा वो रिले वहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं लगा होगा, इसलिए वो बार बार क्या हो जा रही है, ट्रिप हो जा रही है। तो सीधा सीधा आंसर देखो यहाँ पे लिखा है इनसफिशिएंट एयर प्रेशर, तो ये तो हो नहीं सकता, है ना। एक्सेसिव हीट ये भी नहीं हो सकता। लाइन वोल्टेज इज टू हाई नहीं। इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ रिले, रिले की सेटिंग इनकरेक्ट है, इसीलिए वो बार बार क्या हो रहा है, एयर सर्किट ब्रेकर में ये जो बार बार क्या हो रहा है, ट्रिप हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा कि भाई आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अभी मैंने कौन सा लिखाया था, 22 लिखाया था ना, ये 23 होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग भी लिखते जाना है ना, क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं रहेगा। व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अडॉप्ट फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर। घरेलू उपभोक्ता के लिए कितना होना चाहिए एसी में, बता दो भाई। तो ये भी बहुत ही इजी है, कई बार पढ़ा चुकी हूँ। तो कितना होना चाहिए घरेलू उपभोक्ता के लिए, 415 और 240। ये समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, है ना, घरेलू उपभोक्ता के लिए इतना ही देते हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर होगा आपका 24। The basic law for analyze an electric circuit is are known as the basic law। देखिए बेसिक लॉ जो होते हैं हमारे यूजुअली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ओम्स लॉ, दूसरा होता है आपका किरचॉफ लॉ। इसको हम बेसिक लॉ बोलते हैं। किरचॉफ लॉ में एक करंट लॉ होता है और एक वोल्टेज लॉ होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का ओम्स लॉ तो दिया नहीं है, तो आप लोगों का किरचॉफ लॉ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बेसिक लॉ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है विच टाइप ऑफ रिले, 25 है ना, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। एसी और डीसी सप्लाई में ऐसी कौन सी रिले हैं जो दोनों में हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो एक ऐसी रिले कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ इम्पल्स रिले ऐसी होती है जो एसी और डीसी दोनों में ही हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इम्पल्स। बाकी कौन सी दी है, थर्मल, रीड और क्लैपर टाइप। ठीक है, हाँ, इम्पल्स आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर आपका है अब रिले वाला हो गया, 25 था, ये 26 है।
What is the minimum size of copper earth continuity conductor used in single phase domestic wire as BIS? हाँ देखो, BIS रूल के अकॉर्डिंग कि भाई ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड के आधार पर, BIS के आधार पर अगर बोला जाए कि मिनिमम साइज़ यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, मिनिमम साइज़। मिनिमम साइज़ क्या होना चाहिए BIS के अनुसार? तो मिनिमम साइज़ जो कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है उसका मिनिमम साइज़ क्या होता है? 1.5 mm² होता है। ये याद रखना। एल्यूमिनियम के लिए अलग रहता है आप लोगों का, और GI के लिए अलग होता है। देखो, क्योंकि आप लोगों का अर्थ कंटिन्यूटी जो होता है वो हम 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला, या फिर वहाँ पे क्या हो, कॉपर हो, कहीं जगह कॉपर का होता है, कहीं जगह एल्यूमिनियम का होता है, कहीं जगह क्या होता है, GI का होता है। कॉपर के लिए ये होता है 1.5, एल्यूमिनियम के लिए होता है 2.5 और GI के लिए भी 1.5 होता है। तो यहाँ पे आपका BIS के अनुसार मिनिमम साइज यहाँ पे किसका पूछ रखा है? कॉपर का, तो 1.5 होगा। एल्यूमिनियम का पूछ रखा होता है तो 2.5 हो जाता। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द यूनिट फॉर इंडक्टेंस इज। अब भाई इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? सबसे इजी है, क्या होती है भाई? हेनरी होती है। बाकी फैरेड आपकी कैपेसिटेंस की होती, कूलम आपकी आवेश की होती, न्यूटन आपकी किसकी होती है? फोर्स की होती है, बल की होती है। विच टाइप ऑफ पावर प्लांट इज़ मोर एफिशिएंट? किसकी मोर एफिशिएंसी होती है? दक्षता किसकी ज़्यादा होती है? तो भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। कई बार ये भी क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ तो रट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। अ प्राइमरी सेल हैज़ एन EMF ऑफ 1.5 वोल्ट व्हेन शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट पे EMF यहाँ पे कितना दिया है? 1.5 वोल्ट। इट गिव अ करंट 3 एम्पियर, ठीक है, कितना करंट दे रहा है? 3 एम्पियर का। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज, तो इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या होगा वो ये पूछ रहा है। तो भाई R = V अपॉन क्या होता है? हमारा I होता है। यहाँ पे V यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट हमने वैसा का वैसा ही रखा। 3 एम्पियर, देखो करंट वो कुछ ना कुछ दे रहा है, शॉर्ट होने के बाद भी, जीरो तो है नहीं, वो करंट यहाँ पे 3 एम्पियर दे रहा है, तो हम यहाँ पे 3 वैसे का वैसा ही रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 ओम आपका आंसर हो जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.5 ओम हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच ट्रांसफार्मर इज यूज इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर? देखिए, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में हमेशा टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर ही यूज़ होता है, जिसका अन्य नाम जो होता है उसको हम बोल सकते हैं डोनट। इस तरीके का दिखाई देता है वो, ठीक है। तो जब भी हम सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर की बात करते हैं तो इसमें आपका क्या यूज़ होता है भाई? टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर ही यूज़ होगा, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। Question number 31. What happened to solar cell if the intensity of light is low? देखो, लाइट की तीव्रता अगर क्या हो रही है? लो हो रही है, घट रही है, तो सोलर सेल में क्या होगा वो ये पूछ रहा है। तो देखो, सोलर सेल जो रहेगा उसका जो आउटपुट रहेगा, अगर लाइट की इंटेंसिटी घट रही है तो उसका आउटपुट भी क्या होगा? घटेगा, ठीक है। आउटपुट क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर लाइट की तीव्रता कम होती है तो उसका जो EMF होता है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस कारण से आउटपुट क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज आएगा इसमें आंसर, ठीक है। लाइट की तीव्रता अगर घटेगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर लो होगी तो EMF कम होगा, तो आउटपुट भी आपका क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर, अब ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31, 32। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्लास A एम्पलीफायर? देखो, क्लास A एम्पलीफायर का मेन एडवांटेज यहाँ पे पूछ रहा है। तो क्लास A की अगर हम बात करते हैं तो क्लास A में मेन एडवांटेज क्या होता है कि इसमें क्या होता है? इसमें मिनिमम क्या होता है? मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है।
मिनिमम डिस्टॉर्शन होता है सी। अगर वही बात कर लेता है क्लास सी की, तो क्लास सी में क्या होता है आपका मैक्सिमम डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, तो क्लास सी में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन और क्लास ए में आपका मिनिमम डिस्टॉर्शन। तो मिनिमम डिस्टॉर्शन एक प्रकार से इसका क्या होता है, क्लास ए के लिए एडवांटेज होता है। कई बार क्वेश्चन ये वाले आ चुके हैं, अभी इसरो के एग्ज़ाम में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा था, याद होगा तो, है ना। देखो अब यहाँ पे बोला इफ़ देयर 3 10 वोल्ट सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, 10 वोल्ट के जो सोर्स हैं वो 3 हैं और कनेक्ट है पैरेलल में, देन 1 सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, तो एक सोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा वो ये पूछ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब भी समांतर में सोर्स जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो कोई से भी सोर्स हो, कितने भी सारे सोर्स हों, ठीक है, तो उनका जो काम करने का तरीका होता है वो हमेशा एक समान होता है। देखो कितने भी सोर्स हैं, अगर वो कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो जब भी उनका काम करने का जो तरीका होता है, मतलब जो भी वो आउटपुट में देते हैं वो क्या देते हैं, सेम। जैसे सपोज मान लो अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी उनकी क्या आ जाती है, समान ही आएगी, अगर वो किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं तो। ठीक है, अगर वोल्टेज का बात कर लो तो वोल्टेज भी उसका क्या होगा, समान होगा। पोलैरिटी बोलो तो भाई वो भी आपकी क्या हो जाएगी, समान होगी। तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं भाई कि पैरेलल में अगर जोड़ें, चाहे एक सोर्स, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, लेकिन वो काम एक ही जैसा करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन पर्पस ये है कि इसमें आंसर क्या आ जाएगा, द इफेक्ट ऑफ ओनली वन सोर्स इज। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ ओनली वन सोर्स इज कंसीडर्ड। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि भाई एक सोर्स जैसा काम करेगा वैसा ही सब करेंगे, क्योंकि किस में है, वो पैरेलल में कनेक्ट है। ठीक है, तो वही तो पूछा था, पैरेलल देन ऑन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, द इफेक्ट ऑफ ओनली वन सोर्स इज कंसीडर्ड। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया होगा अब, है ना। देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, विच मीटर इज यूज टू मेजर रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ आ मोटर। एक प्रति चक्र की बात कर रहा है या चक्र प्रति मिनट। ठीक है, तो चक्र प्रति मिनट को मेज़र किस में किया जाता है भाई, किससे किया जाता है, तो टैकोमीटर जो रहता है इससे मेज़र किया जाता है। पूछा ना विच मीटर इज़ यूज टू मेज़र, किस मीटर का यूज़ करते हैं क्या मेज़र करने के लिए, रेवोल्यूशन पर मिनट, चक्र प्रति मिनट हमें मेज़र करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, तो भाई टैकोमीटर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट। यहाँ पे बोला है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो इन अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम, कैलकुलेट द एनर्जी डिसिपेटेड इन 300 सेकेंड इन द रजिस्टर। एनर्जी आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, E इज़ुकस टू क्या होता है, P इंटू टी होता है, एनर्जी यहाँ पे पूछ रखा है। तो भाई E इज़ुकस टू P की जगह पे हम I इंटू आर लिख सकते हैं और T का T हम वैसा का वैसा ही लिख सकते हैं। E इज़ुकस टू I यहाँ पे कितना दिया है 5 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे I स्क्वायर आर लेंगे, है ना, क्योंकि P का क्या होता है, P का वैल्यू होता है भाई I स्क्वायर आर, तो P की जगह पे I स्क्वायर आर। I कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25। R यहाँ पे कितना दिया है आपका 2 ही ओम दिया है ना, हाँ 2 ओम। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दिया है 300, तो 300 सेकेंड में दिया है, तो आप लोग फिर डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 300, तो E इज़ुकस टू आ जाएगा 15,000, है ना। तो 15,000 है तो हम इसको बोल सकते हैं E इज़ुकस टू 15 किलो जूल। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये NPCIL 2022 का पेपर था जिसमें मैंने 35 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। आई होप आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, और जितने हो सके मेरी बात मानो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना चालू करो, क्योंकि हर एग्ज़ाम में उन लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, या कुछ इसी में से ही नया आप
लोगों को कुछ दिया जा रहा है। जिसकी तैयारी नहीं भी हुई है तो उसको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ लो। कहाँ से पढ़ना है तो भाई मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग उससे पढ़ लो, या आपको जहाँ से पढ़ना आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। तो अभी 35 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे के क्वेश्चन करा दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।